दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी देसी में। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मौर्य साम्राज्य को। मौर्य साम्राज्य क्या था? ये इसकी शुरुआत 321 ईसा पूर्व में हुई और इसका पतन लगभग में 185 ईसा पूर्व के पास खत्म हो गए। तो इसका जो स्टार्टिंग हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ये किसकी सहायता से इसने यहाँ पर शासन किया, स्टार्ट किया था बताओ? ये चाणक्य था, जिसको कौटिल्य भी बोलते हैं। चाणक्य और जिसको कौटिल्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहला जो था, पहला एकीकृत मतलब एक पूरा तरह से इकट्ठा संगठित और बहुत ही व्यापक साम्राज्य था। आप लोग जानते हो कि कुछ अगर भारत के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए, जिसमें कि अगर नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों को, दक्षिण के कुछ हिस्सों को और उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्सों को, जो पाकिस्तान वगैरह क्षेत्र था वो सब, उधर अफगानिस्तान में कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत पर लगभग शासन किया था। सामाजिक जीवन काफी व्यवस्थित था और राजनीतिक रूप से सुशासित था। एक उन्नत और विविधता युक्त समाज था ये, जहाँ वर्ण व्यवस्था के साथ साथ नगरीय और ग्रामीण जीवन में स्पष्ट विभेद मिलता है। मतलब जो नगरीय जीवन था और ग्रामीण जीवन, दोनों में एकदम लगता है कि स्पष्ट है, विभाजन है। ठीक है, और इस समय जो सामाजिक ढांचा था वो मुख्यतः 4 वर्णों पे था। 4 कौन कौन से वर्ण हैं बताओ? 4 वर्णों में विभाजित था। कौन कौन सा था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ठीक है, लेकिन हम लोग जो देखते हैं, जो अर्थशास्त्र है जो कि चाणक्य द्वारा लिखा गया, और मेगास्थनीज का जो विवरण है इंडिका, उसके आधार पर पता चलता है कि इसका व्यवहारिक जीवन जो था ना, वो पेशे और सामाजिक भूमिका के आधार पर था। यानी जो पेशा लोग अपना रहे थे उस आधार पर विभाजन था। जैसे कोई लोहार है, कोई कुम्हार है, कोई सेना में काम कर रहा है, तो जो पेशा जिसने अपना लिया उसके आधार पर समाज विभाजित था। ठीक है, और जो सामाजिक भूमिका का आधार पर, जिसका जैसा जो भूमिका है, मतलब जैसे जो पूजा कर्म करेंगे वो सब ब्राह्मण हो जाएंगे, जो युद्ध करेंगे वो क्या हो जाएंगे? क्षत्रिय हो जाएंगे। तो इस टाइप से था। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो जो चाणक्य का अर्थशास्त्र था उसमें हम लोगों को दास प्रथा के बारे में भी पता चलता है कि यहाँ पे दास प्रथा थी, लेकिन मेगास्थनीज के इंडिका में ये चीज का उल्लेख नहीं था। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता भी जो है ना, ये मौर्य साम्राज्य की विशेषता थी। आप लोग देखेंगे कि अशोक के टाइम में तो और भी उन्होंने जो अपना धर्म, तो बौद्ध धर्म तो अपनाया ही, और लेकिन उस धर्म को किसी को मानने के लिए बाध्य नहीं किया उन्होंने। तो सभी धर्मों को आप लोग देखेंगे कि अलग अलग धर्मों को भी इन्होंने प्रश्रय दिया है। उस टाइम में आजीवक संप्रदाय के लिए भी बहुत सारे गुफाओं को उन्होंने दान दिया था उनके रहने के लिए। तो उन्होंने बहुत सारे दान दिए। तो धार्मिक सहिष्णुता का बहुत ही व्यापक यहाँ पर एक विस्तार था और विशेषता थी ये मौर्य साम्राज्य की। ठीक है, आप सम्राट अशोक के टाइम में बौद्ध धर्म का कितना प्रचार प्रसार हुआ। इससे क्या हुआ? समाज में नई संवेदनशीलता आई, लोगों में एक नया दृष्टिकोण आया, अहिंसा और समानता के प्रति लोगों में जागरूकता आई। तो मौर्य समाज एक ऐसा युग था जहाँ पे परंपरा और परिवर्तन दोनों का संगम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो हम लोग मौर्य समाज पढ़ने जा रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इसका स्रोत देखते हैं। स्रोत क्या होगा? 2 टाइप का हो जाएगा। एक हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत, यानी जो खुदाई में मिले हैं उस टाइप के स्रोत, और एक हो जाएगा साहित्यिक स्रोत, यानी उस समय में जो भी हिस्टोरियन या जो भी इम्पोर्टेंट लेखक थे या दार्शनिक थे, उन्होंने अपने अनुसार कुछ कृतियाँ लिखी, कुछ बुक्स लिखें, तो उसके आधार पर ये साहित्यिक स्रोत मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? लकड़ी से बना हुआ एक महल मिला है। कहाँ पे ये है? इसमें एक 80 स्तंभ का एक हॉल भी मिला है। ठीक है, ये मिला कहाँ पे है? ये मिला है कुम्हरार पटना में। ये जो लकड़ी का जो ये महल था, ये किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का। और इसमें अब अगर दूसरे प्राकृतिक स्रोत में जाएं तो अशोक के शिलालेख मिले हैं, शिलालेख और अभिलेख और स्तंभ लेख। अशोक के समय में स्तूप का निर्माण शुरू हुआ, इससे भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो सांची का स्तूप है। ये कहाँ पे है? एमपी में है। ठीक है, आहत सिक्के, जिसको कि पंच मार्क कॉइन बोलते हैं, आहत सिक्के, इनसे भी जानकारी मिलती है बहुत कुछ, इनके व्यापार के बारे में जानकारी।
और मूर्ति, अगर मूर्ति के रूप में देखें तो आप लोग जानते होंगे यक्ष, यक्षिणी, ये कहाँ से मिला है? ये मिला है दीदारगंज पटना से, ठीक है, दीदारगंज पटना से। जो इम्पोर्टेंट होगा उतना ही मैं बात बताऊंगा, फालतू का एक्स्ट्रा चीज़ लिखने का कोई मतलब नहीं है। और एक है जो रुद्रदामन है, रुद्रदामन, ये इसमें क्या है, इनका क्या था, एक जूनागढ़ अभिलेख सुना होगा आपने, जूनागढ़ अभिलेख, अभिलेख जिसको कि गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं, इसमें भी जानकारी मिलती है। इसमें जो सुदर्शन झील था उसके बारे में जानकारी मिलती है कि उसका निर्माण किसने शुरू किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसको किसके टाइम में पूरा हुआ, अशोक के टाइम में, ठीक है। और रुद्रदामन के समय में इसका फिर से उन्होंने मरम्मत करवाया था, ठीक है। अब आते हैं साहित्यिक स्रोत में, तो सबसे इम्पोर्टेंट साहित्यिक स्रोत क्या होगा, आप लोग जानते होंगे, जो चाणक्य हैं उनके द्वारा कृत क्या है बताओ, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या था बताओ, इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ था नहीं, थोड़ा बहुत था, लेकिन मेन जो ये फोकस था वो था इसके प्रशासनिक व्यवस्था पे, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था पे, प्रशासनिक व्यवस्था पे। और रणनीति जो थी, राजनीतिक रणनीति, ठीक है, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस था इसका। ये पूछता है क्वेश्चन, पूछा बीपीएससी में भी पूछा हुआ है। तो अब आते हैं दूसरा, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया कौन सा था, इंडिका, इंडिका। और एक मुद्रा राक्षस है, किसके द्वारा लिखा गया है, विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस। इसमें क्या है मालूम है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य कैसे कैसे गद्दी पे बैठा उस सब चीज़ों की जानकारी है। इसकी किसके द्वारा लिखा गया, विशाखदत्त के द्वारा, समझे। अब आते हैं नेक्स्ट, और इसमें एक और बात की, ये मुद्रा राक्षस जो है ये क्या है, ये किस समय में लिखा गया, इसकी रचना मौर्य काल के टाइम में नहीं हुई, ये इसकी रचना गुप्त काल के टाइम में हुई, सही है। धर्मशास्त्र पुराण वगैरह में भी जिक्र मिलता है इसका। और बौद्ध ग्रंथ जो थे, बौद्ध ग्रंथ में जातक कथा, जातक घंटाएं क्या थी, जातक कथाएं क्या थी, इसमें भगवान बुद्ध के पिछले जन्म है उसकी कहानी इसमें लिखी हुई है, सही है। इस सब में भी जानकारी मिलती है। दीपवंश, महावंश, ये सब बौद्ध ग्रंथ हैं, इसमें भी जानकारी मिलती है इसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो महत्वपूर्ण शासक थे उसके नामों से, महत्वपूर्ण शासक, उसमें क्या था, पहले कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, आप लोग जानते होंगे इनको, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बारे में पढ़ा होगा। बस इसको कुछ कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। 321 ईसा पूर्व में इन्होंने नंदवंश की किसको, धनानंद को हराया और मौर्य वंश की गद्दी पे शासन के लिए बैठे। और इसमें इनका सहायता किया कौन, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, कौन थे, चाणक्य, कौटिल्य जिनको बोलते हैं, ठीक है। जो यूनानी इतिहासकार थे उन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनका किस नाम से उल्लेख किया है, सेंड्रो कोटस, ठीक है, इस नाम से इनका उल्लेख किया। बाद में इसको डिसाइफर किया गया, मतलब डिकोड किया गया, पता चला कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही बातें हो रही हैं। अब इनके युद्ध के बारे में जानकारी लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के। 301 ईसा पूर्व में क्या किया इन्होंने, जो सिकंदर के जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, इन्होंने क्या किया था, जब मगध साम्राज्य डाउनफॉल हुआ, जब वो कमज़ोर हुआ, इन्होंने जो पंजाब वाला इलाका है प्लस जो पाकिस्तान वाला इलाका है, बलूचिस्तान वाला इलाका है, जो सिंधु का क्षेत्र है, ये सब पे क्या किया, इसने कब्जा कर लिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे युद्ध लड़ा और इससे जो पंजाब का इलाका है जो है पूरा अपने आप में कब्जे में ले लिया। और सेल्यूकस से उपहार के स्वरूप में समझौते के तहत पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान और सिंधु के पश्चिम का क्षेत्र, समझे, सिंधु के पश्चिम का क्षेत्र, ये सबको उपहार के स्वरूप या को समझौते के तहत अपने अंदर में ले लिया। तो एक राइटर हैं जिसका नाम कि जस्टिन है, जस्टिन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल सेना के साथ संपूर्ण भारत को जीत लिया था, ठीक है। प्लिनी जो है, प्लिनी एक और राइटर है जो कि रोमन लेखक हैं, रोम के थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि इनके पास बहुत सारी सेनाएं थी, जैसे पैदल सैनिक थे, घुड़सवार थे, सही है, हाथी वाले जो मतलब लड़ने वाले जो योद्धा होते हैं वो थे, रथ वाले थे, ठीक है, नौसेना थी इनकी बहुत ज़्यादा मजबूत। उसके बाद मेगास्थनीज ने जो इंडिका लिखी उसमें उन्होंने जिक्र किया कि ये जो है, जो इनका प्रशासन का नियंत्रण था वो 6 समितियों में विभाजित था,
ये साक्षात्कार समिति, इसमें हर एक में कितने 5-5 सदस्य थे, तो टोटल कितने सदस्य हो गए? टोटल 30 सदस्य, यानी 30 सदस्यीय जो समिति थी अधिकारी की, ये मिल करके प्रशासन को नियंत्रण करते थे। और 2 गुप्तचर थे इसमें, 2 गुप्तचर, आप लोग नोट्स बनाते जाना। 2 गुप्तचर थे, एक था जो कि अस्थिर रहता था, जो मतलब कि एकदम कहीं पे रुक गया और वहीं पर अस्थिर है और वहीं से जासूसी कर रहा है, उसको बोलते थे संस्थान। और एक होता था जो कि घूम घूम के गुप्त सूचनाएं एकत्रित करता था, उनको बोलते थे संचारी। ये घूमने वाले होते थे, सही है, समझे? तो 2 टाइप के गुप्तचर हो गए, एक हो गया अस्थिर जिसको संस्थान बोला जाता था, और एक होते थे घूमने वाले जिसको कि संचारी बोला जाता था, सही है। कृषि जो था मेन, इसका जो अर्थव्यवस्था का रीढ़ हड्डी था, ठीक है, उसको वो कृषि था। तो कृषि का नियंत्रण पूर्ण रूप से राज्य के अंदर था, सही है। उससे वो कर वसूलते थे 1/4 से लेकर के 1/6 भाग तक। सिंचाई के लिए भी शुल्क लेते थे, समझे, सिंचाई के लिए शुल्क लेते थे। इनके अर्थव्यवस्था का ये महत्वपूर्ण पहलू था। और इसमें एक और चीज़ है कि वो जब जैसे कोई शहर में प्रवेश कर रहा है ना, जैसे आजकल देते हो आप लोग, क्या देते हो? टोल, बहुत फेमस हो गया आजकल, आप लोग जानते होंगे। तो टोल ये उसमें राज्य में प्रवेश करने पे सरकार के द्वारा लगाया जाता था, ठीक है, टोल शुल्क। जो हथियार निर्माण होता है, हथियार निर्माण, ये भी किसके अंदर था? राज्य के अंदर ही था, यानी राजा ही अपनी देखरेख में करवाते थे। और जो खनन वगैरह का कार्य होता है वो भी किसके अंदर में था? राज्य के अंदर में था। जो शराब की बिक्री थी वो भी, उस पर भी किसका नियंत्रण था? वो किस पे था? वो उसका एकाधिकार किसका था? राज्य का था, सही है। और आप लोग जानते होंगे कि एक जो मैंने पहले भी आपको एक बताया है कि सुदर्शन झील के बारे में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट झील थी सुदर्शन झील। तो सुदर्शन झील, इसका निर्माण कार्य किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनकी किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य खुद तो गए नहीं होंगे, तो ये किसके प्रांतीय गवर्नर थे? प्रांतीय गवर्नर थे, इनका नाम था पुष्य गुप्त। इन्हीं के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। और ये सब जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये सब एक अभिलेख है, गिरनार अभिलेख, गिरनार अभिलेख, जिनको कि जूनागढ़ अभिलेख भी बोलते हैं। जूनागढ़ अभिलेख ये कहाँ पे है? गुजरात के गिर जंगल के आसपास है। तो इसमें एक राजा हुए जो कि शक राजा थे, शक वंश के थे एक शासक, उनका नाम था रुद्रदामन प्रथम, ठीक है। इन्होंने 150 के आसपास, 150 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण कराया। और संस्कृत में लिखा था इसमें कि इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था, और उसका मैं जीर्णोद्धार, यानी उसमें कुछ उसका रिनोवेशन कर रहा हूँ, सही है। तो चलिए अब आते हैं, हम लोग 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हैं जिसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। एक है चाणक्य। चाणक्य है, इनका दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य। इनको एक और नाम से बोला जाता था विष्णुगुप्त, सही। तो इनका एक जो पुस्तक है, क्या नाम है? अर्थशास्त्र। नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें अर्थशास्त्र उतना ज़्यादा नहीं था। मेन इसका फोकस किस पे था? राजनीति, रणनीति पे, राजनीतिक रणनीति पे, ठीक है। और शासन, किस तरह से शासन किया है, राजा का क्या धर्म होता है, और ये सब कुछ था इसमें अर्थशास्त्र में। ये क्वेश्चन पूछता है कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। और एक और है जो कि विशाखदत्त के द्वारा, जो मैंने बता दिया है इसके बारे में, जो मुद्रा राक्षस है, उसमें क्या है, ये गुप्त काल के दौरान लिखी गई थी। और इसमें मगध साम्राज्य के सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य कैसे प्रवेश किए और उनके मुख्य सलाहकार चाणक्य का उसमें क्या भूमिका रहा, तो इसके बारे में जिक्र होता है किसमें? मुद्रा राक्षस में, ठीक है। मौर्यकालीन जो राज्य है उसको समझने के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत है। क्या है वो बताइए? जो कि चाणक्य के द्वारा ही दिया गया है। वो सप्तांग का सिद्धांत है, सप्तांग, ठीक है। सप्तांग ये क्या है? सप्तांग का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया? चाणक्य के द्वारा दिया गया। ये अर्थशास्त्र में ही है इसका जिक्र, ठीक है। जिसे राजा को 7 आवश्यक अंगों से मिलकर बना माना गया है इसमें। जैसे पहला अंग क्या हो गया? स्वामी। स्वामी ये कौन होंगे? ये खुद राजा होंगे जो कि पूरा संचालन को देखेंगे, ठीक है। और शासक होंगे, वो धर्म, नीति, कल्याणकारी योजना के अनुसार शासन करना चाहिए, इसके बारे में वो बोलते हैं चाणक्य। दूसरे क्या हो गए? अमात्य।
जिसको कि मंत्री बोलते हैं। ये क्या होगा, राजा के लिए सलाहकार होंगे। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी प्रशासन से रिलेटेड कुछ भी निर्णय लेंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो मंत्री होंगे, उससे सहयोग लेंगे वो। तीसरा हो गया जनपद, यानी जहाँ पे जनता रहेगा। वो क्या है, राज का भूमि है जिस पे जनता रहते हैं। सही है। अब आते हैं चौथा में आते हैं कोष, यानी खजाना। खजाना क्या होता है, इसी से क्या होगा, जो भी आर्थिक संसाधन है सब उसी में रखा जाएगा और उससे राजकोष का निर्माण होगा, और उससे क्या होगा, सेना और जो भी कल्याणकारी जो भी योजनाएं हैं, जो प्रशासन चल रहा है, उस सबका खर्च इसी से कोष से दिया जाएगा। अब आते हैं दंड। ये क्या है, दंड। इसमें सेना या बल होता है, जो भी बल है उसके आधार पर उसको दंड दिया जाएगा। यानी शासन लागू करने के लिए और राज्य को रक्षा हेतु कौन बल देगा, सेना देगा, तो उसको दंड के अनुसार ही उसमें रखा गया है। ठीक है। छठे पे आते हैं दुर्ग। दुर्ग क्या है, किला, यानी जिस रक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही सुदृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। सही है। साथ में पाते हैं लास्ट पे मित्र, यानी सहयोगी। जो भी आसपास के मित्र राज्य हैं, जिनके साथ राजनयिक संबंध है, जिसके साथ राजनीति वाला संबंध है, वो सब सहयोगी हों। ठीक है। उस कठिन समय में साथ दें। चाणक्य के अनुसार ये जो 7 अंक थे, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है। और एक भी अंग कमजोर होता है तो राज्य अस्थिर हो सकता है, यानी वो उसमें दिक्कत आ सकती है। और सभी अंगों में एक संतुलन होना चाहिए और इसके विकास पर वो बल देते हैं चाणक्य। आते हैं हम लोग मेगास्थनीज पे। इन्होंने क्या किया था मेगास्थनीज ने, इसने इंडिका लिखा था। ये कौन थे, सबसे पहले बताओ, ये कौन थे, ये सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर के द्वारा इन्हें भेजा गया था। किसको, सेल्यूकस निकेटर के दूत के रूप में ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए और ये रहते कहाँ थे, ये पाटलिपुत्रा में रहते थे। ठीक है। और इन्होंने पाटलिपुत्रा का जिक्र किया, वर्णन किया है यहाँ पे, समझे। तो ये इन्होंने इस बुक में क्या बताया, जो भारतीय महाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप, यहाँ पे भौतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन किया। किसका, भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक, प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन किया है। ठीक है। और इनके मेगास्थनीज के अनुसार भारत में 7 जातियां थी। 7 जातियां थी। कौन कौन सी थी, कारीगर, किसान, योद्धा, दार्शनिक, चरवाहे, पर्यवेक्षक एंड परिषद। आप सबसे, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका अगर हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट है, तो फिर ये सभी जातियाँ याद कर देना। वैसे बस इतना याद रखना कि मेगास्थनीज के अनुसार कितनी जातियाँ थी भारत में, 7 जाति थी या 7 वर्ग थे, इस हिसाब से। तो चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में फिर से आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय, एक जैन आचार्य थे, जैन आचार्य, उनका नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु कौन थे, जब पाटलिपुत्रा में अकाल पड़ा था तो उस अकाल के बाद ये चले गए थे श्रवणबेलगोला की तरफ, कर्नाटक की तरफ, यानी दक्षिण भारत की तरफ। और वहाँ पे उन्होंने जब अधिवास किया, फिर वहाँ से वो जब वापस लौटे जब पाटलिपुत्रा की तरफ, तो यहाँ पे आकर के पहली जैन संगति हुई। और पहली जैन संगति में ही जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया, एक हीनयान और एक महायान। तो हीनयान जो था, हीनयान, ये भद्रबाहु इसके मेन गुरु थे। ठीक है। तो ये भद्रबाहु के ही सानिध्य में रह करके चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में है, यहाँ पे उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया। और वहाँ पे एक चंद्रगिरी पर्वत है, इस पर्वत पे उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया। और यहीं पर एक संथारा, एक जैन धर्म में एक पद्धति होता है, उसके तहत उपवास रहते हैं लोग और बिना कुछ खाए पिए अपना शरीर त्याग देते हैं। और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपना
प्राण त्याग दिया भूखे रह करके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, उनका नाम था बिंदुसार। और ये बिंदुसार 297-98 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे। इन्हें अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात, इसका मतलब ये शत्रु विनाशक होता है। विनाशक जितना मेन पॉइंट होगा बस इसके लिए उतना ही बस बताऊंगा आपको। और इन्हें जैन ग्रंथों के अनुसार इन्हें सिंहसेन कहा जाता है, सिंहसेन। और ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आजीवक संप्रदाय के जनक को किसको बोला जाता है? मौखली पुत्र गोसाल, सही है। उसके बाद ये जो है बिंदुसार के समय में 2 विद्रोह हुए तक्षशिला में, ठीक है। तक्षशिला में ही 2 विद्रोह हुए। इसको दबाने के लिए अपने 2 पुत्रों को भेजा गया। एक थे सुसीम और एक का नाम था अशोक, जो कि बाद में महान सम्राट अशोक के नाम से जाना गया। तो एक एथिनियस, एक ग्रीक फिलोसफर हैं एथिनियस, इनके द्वारा कहा गया है इसके अनुसार कि बिंदुसार ने सीरिया के जो शासक थे एंटियोकस, सीरिया के शासक कौन? एंटियोकस फर्स्ट, ठीक है। इससे क्या 3 चीजें मंगवाई थी? क्या क्या चीज मंगवाई थी? मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक। तो उन्होंने मदिरा और सूखे अंजीर तो भेज दिया था, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा था। 272 ईस्वी में ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसके बाद 268 ईस्वी में, कहीं 69 होगा, 268-69 ईस्वी में अशोक गद्दी पर बैठते हैं। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे ये 4 साल का गैप है। ये 4 साल में बोला, ऐसा माना जाता है कि ऐसा लोग बोलते हैं कि ये 4 साल उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ, यानी अशोक और उनके भाइयों के बीच में। और बहुत कत्ले काम हुआ। और कुछ जगह कुछ सोर्सेज में लिखा हुआ कि अशोक ने अपने लगभग सभी भाइयों को मार करके गद्दी पर बैठे। अशोक सम्राट को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।